हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीए पे। देखिए लेक्चर नंबर 7 में जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर था, उसमें हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकाला था उसके एक्सिस पॉइंट पर। ठीक है, सो उसमें हम लोग ने देखा था कि इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैसे किया जाता है। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ था उसमें। आज का जो डेरिवेशन है वो भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क निकालने वाले हैं एट इट्स सेंटर। सो डेरिवेशन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, प्यार से समझाऊंगा और जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से। ठीक, ओके, कंसंट्रेशन लेवल हाई करिएगा अपना। सो आज का डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर। अच्छा, ये आर्क कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है ना भाई। सो अच्छा, अब देखो, ये एक सर्कल था, ठीक, एट अंदर है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और उसका मैंने एक आर्क लिया है, ये, ठीक, और ऑब्वियस बात है जो ये सर्कल था उसका सेंटर यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो मुझे इस आर्क पर एक चार्ज मैंने दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर। ठीक है, और उस चार्ज की वजह से सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, दैट ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया ना सेंटर पे वो है अल्फा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच होने वाला है, ठीक, तो अच्छे से सारी चीज़ देखिएगा, डायग्राम में ही दम है। ओके, सो सीधी बात है कि अगर इस एंड ने अल्फ़ा, इस दो एंड्स ने मिलकर अल्फ़ा एंगल बनाया है, तो अगर मैं सेंटर से बात करूं, ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, यानी इस पॉइंट ने इधर से एंगल कितना बनाया होगा, अल्फ़ा बाय 2, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही इस वाले एंगल, इस वाले ने भी कितना एंगल बनाया होगा, दैट इज अल्फा बाय 2। ठीक, चलिए, अब इसमें एक नई चीज़ आ रही है, वो है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ज़रा इसको समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये नया कॉन्सेप्ट है। चार्ज डेंसिटी का मतलब कि किसी सब्सटेंस पर या किसी मटेरियल पर उसके लेंथ वाइज, उसके साइज वाइज या उसके वॉल्यूम वाइज कितना चार्ज स्टोर है। ठीक है, ऐसे समझिए, जैसे अगर एक रॉड है, ठीक, तो उसकी लेंथ L होगी और उस पर टोटल चार्ज मैंने कहा Q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब यही, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा से, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी ये हमें बताता है कि पर सेंटीमीटर में, रॉड के पर सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई चार्ज किसी बॉडी के सरफेस पर होता, सिर्फ सरफेस पर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला थोड़ी ना यूज कर सकते। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग लेकर आते क्या, दैट इज सिग्मा। ठीक, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इस पर चार्ज Q है और उसका सरफेस एरिया कैपिटल A है। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके, ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लेंथ वाइज था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस वाइज था। अब ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज आपका सरफेस पर हो, साथ में अंदर भी हो, यानी वॉल्यूम में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो फिर इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज Q पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो पूरा चार्ज है इसके अंदर वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज होगा, दैट इज हम कहेंगे रो। इसको क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो जैसे डेंसिटी हमें बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मास की बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम कितना
मास है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग चार्ज को अलग अलग शेप या साइज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डिनोट करता है कौन? चार्ज डेंसिटी। चलो भाई, ये वाली बात हो गई है। अब आप देखो इन तीनों में से इस पर कौन सा चार्ज, तो हम कहेंगे ये वाला along the length ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में डेरिवेशन जिसका फाइंड करना है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा एक चीज़ और, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जनरली हम लोग रॉड में इस्तेमाल करते हैं, चार्ज्ड रॉड हो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर में, जनरली हम लोग कंडक्टर्स में कोई भी हो, चाहे प्लेट हो कुछ भी हो, आपका कंडक्टिंग होना चाहिए यानी वो कंडक्टर होना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो जनरली हम लोग नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए, जैसे स्फीयर 3D शेप होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए ना। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ओके, सो क्या क्या गिवन है जिसका डेरिवेशन हम लोग को फाइंड करना है? हम लोग को बोला है एक सर्कुलर और आर्क है जिसने अल्फा एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। हम लोगों को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे फाइंड करनी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। देखो सबसे पहली चीज़, जैसे पिछले डेरिवेशन में बताया था, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r²। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बताता? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज का। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पिछले डेरिवेशन में भी तो यही बात फंस रही थी भाई, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो लीनियर चार्ज है। ठीक है, सो फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को सेंटर पे फाइंड करना है तो वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है? यहाँ पर नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था, मैं बार बार पिछला डेरिवेशन बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। नहीं देखा है लेक्चर नंबर 7, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो इधर आओ, देखो। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या मानेंगे हम लोग? पॉइंट चार्ज की तरह, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेक करेंगे। ऐसे कई एलिमेंट्स होंगे, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेक करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? ठीक, सो हमें लेना है एक छोटा सा एलिमेंट। सो मैंने मान लिया भाई ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये दिख रहा है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ मैंने मान लिया dl। ठीक है, यानी इस छोटे से लेंथ का में चार्ज हम लोग क्या मानेंगे? इस पे चार्ज क्या मानेंगे? dq। ठीक, यानी अब मैं इसको कैसे कंसीडर कर सकता हूं? एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, और फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करूँगा। अब देखो भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ जॉइनिंग यही होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल यानी DE होगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला अब मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। बस वहाँ पर Q की जगह क्या रखना पड़ेगा? दैट इज DQ। अच्छा भाई, ये एक सर्कुलर आर्क है, तो ऑब्वियस बात है रेडियस होगा ये। ठीक, ये भी R होगा, ये भी R होगा। कोई भी एलिमेंट में लूँगा वो कितने डिस्टेंस पर होगा? सेंटर से R डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक है, सो Q की जगह आ जाएगा DQ, और ये R डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, चलो भाई, अब इतने प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि चलो। अच्छा,
अब देखो, बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट यहां भी होगा, ठीक है, उसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये है लाइन ऑफ जॉइनिंग, उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। मैंने कहा ये डी, इसको DE1 कर लेते, इसको DE2 कर लेते, ठीक। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, यानी सब एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक, इसकी ऐसी आएगी, इसकी ऐसी आएगी, ये वाले की ऐसी गई, इधर का एलिमेंट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग एंगल पर है, ठीक। यानी अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो आप देख रहे हैं DE2 का एंगल अलग होगा, ऐसे ही इसका इधर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा वो अलग एंगल पर होगा, यानी यहाँ पर एंगल वेरी कर रहा। भाई समझ में आ रही है चीज़? नहीं आ रही समझ में? चलो इधर देखो ज़रा, इसको अलग से समझते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर मैं इस रिंग को बड़ा करके दिखाऊं, ठीक, और ये है उसका सेंटर, ठीक है, ओके। अब ज़रा अच्छे से समझना भाई, हाँ। मैंने ये एक एलिमेंट लिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट यहाँ कहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही का मतलब क्या? इसने एंगल मान लो 30 डिग्री बनाया सेंटर पे, तो एक एलिमेंट यहाँ भी होगा जो 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जितनी रिंग ऊपर है उतनी रिंग इस लाइन के नीचे है, ठीक। सो अब आप ज़रा समझना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी अगर मैं ये एक्सिस मानूं, ठीक है, ये 30 है तो ये 30 होगा, समझ रहे? और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये DE1 है, ध्यान से देखना भाई, ये DE2 है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करूंगा, यहाँ क्या आएगा? DE1 cos थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री, ठीक। ऐसी इस, और इधर क्या आएगा? DE1 sin 30 डिग्री। भाई अब इसको रिजॉल्व करते, ये भी 30 है तो ये 30 होगा, ठीक, और ये 30 है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वाला इधर पे ही आएगा, इसी एक्सिस पे, यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, पहले ये थी, एक और आ जाएगी, तो मैं प्लस करके लिख रहा हूँ DE2 cos 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या, इस वाले का इधर पे, इस एक्सिस पर ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, सॉरी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। एक मिनट, कैंसिल तभी होंगे जब DE2 और DE1 भी बराबर हो, ठीक है। तो चेक कर लेते भाई, DE1 कितना, तो DE1 तो हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? K dq बाय r का स्क्वायर। भाई ये आपका फर्स्ट चार्ज था, फर्स्ट एलिमेंट था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r और चार्ज कितना था? dq, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरा एलिमेंट उतनी ही लेंथ का माना dl, और उसका चार्ज क्या? dq, और डिस्टेंस भी क्या, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या? सेम। यानी मैं कह सकता हूँ DE1 और DE2 सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से ये है। भाई अब तेज होना जरा सब लोग, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सिर्फ दो एलिमेंट्स की वजह से। भाई अगर एक एलिमेंट मैंने यहां लिया होता, ठीक, और उसको मैं यहां चेक कर रहा होता, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसी जाती, ठीक, और बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट मैंने यहां लिया होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जाती, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये एंगल 30 नहीं है, अरे भाई 30 मैंने इस वाले का था, एक्सिस से माना था, ये अब मैंने इस एलिमेंट को लिया है तो ये इसका इस एक्सिस से एंगल ज़्यादा ही होगा 30 से, यानी अलग एंगल होगा, ठीक है। ऐसी उतना ही एंगल यहाँ होगा। तो भाई
फिर से देखो ये वाले पार्ट तो फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट फिर कैंसिल होगा, लेकिन यहां पर नेट आएगा। लेकिन इस बार कितना होगा, DE3 कॉस कुछ अलग एंगल, DE4 कॉस कुछ अलग एंगल, इतना ही नहीं होगा कॉस 30 डिग्री। चलो DE1 DE2 DE3 DE4 5 6 7 सब का मैग्नीट्यूड इतना होगा। चलो मैं इस पर एग्री हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं एंगल अलग अलग है होगा, कोई 31 पर होगा, कोई 32 पर होगा, कोई 35 पर होगा, कोई आपका 45 पर होगा। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब कि भाई यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन DE cos थीटा करके नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है, ठीक। ये थीटा क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स का इस एक्सिस से बनने वाला एंगल, थीटा वेरी कर रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने बोला नहीं कर सकता हूँ, पहले उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को, उसके बाद ही कर सकता हूँ, वही मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है, तो सबसे पहले अब आप इस चीज़ को समझो। मैं ये सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एंगल होगा यहाँ पर, और अलग अलग एंगल होने की वजह से यहाँ पर DE cos जो थीटा होगा वो चेंज कर रहा होगा खुद को पोजीशन के साथ एलिमेंट की। तो अब फिर से देखो, यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। अब ऐसे डेरिवेशंस को हिट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एलिमेंट माना, ठीक, और उसको मान लिया मैंने कि वो थीटा एंगल पे रहा होगा। अब आप देख रहे कि एलिमेंट तो लीनियर शेप में है, तो भाई इस एंड का एंगल थीटा है ना, तो इस एंड का तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी अगर ये थीटा है और ये DL लेंथ का एलिमेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एंगल रहा होगा ना, दिस इज D थीटा। समझो भाई क्या कह रहा हूँ, आया कि नहीं आया। यानी इस एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ तो एंगल रहा होगा, और वो एंगल कितना है, मैंने मान लिया D थीटा, ठीक। यही है इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर एलिमेंट माना होगा, तो ये एलिमेंट का यहाँ पे एंगल मैंने कहा ये है थीटा, तो ये कितना होगा D थीटा। अब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सो हाँ, अब अगर मैं D थीटा मान लूँगा ना, अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं कर सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन, नहीं तो पहले नहीं कर पा रहा था। देखना ज़रा कैसे, ये बात समझ में आई। चलो अब देखो, सो इस डायग्राम को मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वही वो ये वाला समझ रहे हैं ना, इसको मैंने समझ लो यार, अब भाई वो पूरा मैंने अलग से समझा दिया है ना, ठीक है। सो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, इसको हम लोग D थीटा मान रहे हैं। भाई दिख रहा होगा तुम लोग को, ये वाला एंगल है ना, ओके। सो देखो, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। सो सबकी वजह से इधर ही आएगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड सारे एलिमेंट्स की वजह से, इधर के सारे एलिमेंट्स का इधर आया था, रिजॉल्व होकर इधर और इधर आएगा, ऐसे इधर के सारे एलिमेंट्स का रिजॉल्व होकर इधर और इधर आएगा, ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, ये वाले का ये वाला कैंसिल करेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे इधर वाले को इधर वाला कैंसिल करेगा, ठीक है। तो वर्टिकल वाले तो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल, लेकिन सबका एंगल अलग अलग है। तो मैंने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा DE cos थीटा, जहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने उसका तोड़ निकाला है, अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है, कि ये तोड़ कैसे निकाला है क्यों निकाला है, ऐसा ही क्यों किया है। चलिए, सो DE कितना, सो हर एलिमेंट का इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू DE की जगह रख दूँ मैं K DQ बाय R स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। क्या करते थे इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट होता था उसको बाहर निकालते थे, तो भाई K कांस्टेंट है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, एलिमेंट को देख के ही आपको चेक करना है क्या कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। DQ के टर्म्स में K, भाई K तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, तो वो बाहर आ जाएगा। DQ की पोजीशन चेंज करो, पहले DQ यहाँ लिया था, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, उनकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी रहेगी, R ही रहेगी, तो R भी कांस्टेंट है, पर थीटा चेंज कर रहा है खुद को। बात समझ में आ रही, यानी DQ की पोजीशन चेंज करोगे तो थीटा भी आपका क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। थीटा कहाँ गया, ये अल्फा तो आप समझ रहे ना, ये वाला एंगल था, हाँ, ये जो आर्क ने सबटेंड किया था सेंटर पे, ठीक है, इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है। और ये जो एलिमेंट था उसने सेंटर से एंगल क्या लिया है, बनाया है थीटा, ठीक है। ऐसे ये वाले आर्क ने भी, ये वाले एलिमेंट ने भी एंगल कितना बनाया है, थीटा बनाया है, ठीक है। सो थीटा आपका चेंज हो रहा है अगर DQ की पोजीशन चेंज हो रही है तो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा और उधर आओ, ज्ञान की बात है क्या भाई, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, sin x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, 2x + 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, लेकिन t का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता अगर t वेरी कर रहा है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, x के रिस्पेक्ट में, यानी जो x होगा वही आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए, यहाँ पर कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंटीग्रेशन की, याद रखना ये चीज़ को, ठीक है। सो अब आपको ऐसे इंटीग्रेशंस में जब ये भी वेरी कर रहा हो, ये भी वेरी कर रहा हो, इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में करना हो, या तो इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करो, किसको, t को, या तो x के टर्म्स में, या तो x को t के टर्म्स में कन्वर्ट करो, यही तोड़ है इसका। अभी से सीख लोगे 12th क्लास में काम आएगा, नहीं तो आगे तो सीखना ही है, ज़बरदस्ती सिखवाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये वेरी कर रहा है और ये वेरी कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन dq के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, cos थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं, तो भाई अब आपको या तो q को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो, या तो थीटा को q के टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो ठीक है भाई। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं dq को निकाल रहा हूं, तो भाई यहां पे हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dq/dx, dx यानी यहां पर क्या हो जाएगा, dl। समझो यार, ठीक, इस पर क्या चार्ज डेंसिटी थी, लैम्डा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द रॉड ऑन द आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ dq/dl, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नहीं आया समझ में, इधर आओ। ये मैंने बोला कि भाई l लेंथ पर q चार्ज है, ठीक है, तो और मैंने कहा कि चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मतलब क्या, छोटे से भी एलिमेंट पे अगर चेक करोगे तो उसकी भी डेंसिटी क्या रहेगी, लैम्डा रहेगी। अगर आपने पूरे लेंथ की बात करी, लैम्डा डेंसिटी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का हर छोटे छोटे पार्ट का भी डेंसिटी कितनी रहेगी, उतनी रहेगी। वही मैं कह रहा हूं, तो छोटे से लेंथ का पर छोटा सा चार्ज क्या dq माना, तो उसकी भी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा। तो मैंने क्या कहा, यहां से dq की वैल्यू निकाल लेते, तो dq क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इंटू dl। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हम लोग, सो ये वैल्यू को मैं यहां रखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू k, dq की वैल्यू क्या, लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अच्छा अब देखो, पहले इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में था, थीटा वेरी कर रहा था, अब इंटीग्रेशन एल के रिस्पेक्ट में हो गया, थीटा वेरी कर रहा है। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो पा रहा था, अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए, कन्वर्ट करते जाओ, या तो एल को थीटा के टर्म्स में या थीटा को एल। अच्छा, तोड़ मिल गया, कैसा कि भाई एल को थीटा के टर्म्स में एक रिलेशन है, कैसा वाला, अरे यार कौन सा, नहीं क्या आया समझ में, देखो क्या आप लोग जानते ना, थीटा यानी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा होगा बचपन में, नहीं। सो भाई एक बात देखो, ये आर्क था, ये आपका एलिमेंट था, उसने एंगल कितना सबटेंड किया है, उसने एंगल कितना सबटेंड किया है, सेंटर पे डी थीटा। अरे आया कि नहीं आया, ये भी तो एक आर्क ही कहलाएगा ना, छोटा सा आर्क, तो इस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, थीटा, डी थीटा, ठीक है, और लेंथ उसकी कितनी है, डीएल, समझ में आया, तो कितना एंगल सबटेंड किया, डी थीटा, आर्क की लेंथ कितनी, डीएल, रेडियस कितना, रेडियस कितना है, आर, भाई रेडियस कितना है, आर, तो यहां से आपका डीएल आ रहा है कितना, ये हो जाएगा आर डी थीटा। समझ में आई बात, ओहो, डीएल को यहां पुट कर दो, अब जो नया फॉर्मूला वो क्या, ई इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा इंटू डी एल की जगह आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर एक चीज़, ये स्क्वायर से आर जा रहा है, अब देखो भाई डी थीटा आया और थीटा यहाँ वेरी कर रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो के कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आर तो कांस्टेंट था ही, क्योंकि हर एलिमेंट आपका आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो यहाँ से सब बाहर, बहुत बहुत बधाई हो, कैसा, के लेमडा बाय आर, अब हो जाएगा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, बस हमें क्या रखना है, लिमिट्स। देखो ये एक्सिस थी, एलिमेंट यहाँ से लेना शुरू किया होगा, लास्ट एलिमेंट यहाँ तक लिया होगा, ऐसे ही दूसरी तरफ भी तो है एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट यहाँ तक लिया होगा। अब ये एक्सिस है तो ये प्लस थीटा होगा और ये माइनस थीटा, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये प्लस एंगल्स होंगे और ये माइनस में एंगल्स होंगे। तो लास्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट अगर मैं यहाँ मानूँ तो लास्ट एलिमेंट यहाँ होगा, तो ये पहला एलिमेंट कितने एंगल पर होगा भाई, ये पूरा एंगल कितना था, अल्फा, तो भाई पहला एलिमेंट मैंने यहाँ माना कितने एंगल पर, प्लस, मैं इधर लिख दे रहा हूँ प्लस अल्फा बाय 2, तो लास्ट एलिमेंट यानी ये कितने पर होगा, माइनस अल्फा बाय 2। अरे आई बात समझ में। सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, प्लस अल्फा बाय 2 से माइनस अल्फा बाय 2 तक। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, प्लस अल्फा बाय 2 से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाय 2 तक। बस यही तो समझना था, बाकी तो इंटीग्रेशन आपको बनते ही होगा कॉस थीटा का। सो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलना भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, पुट कर दो। सो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा अल्फा बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो एक बार थीटा की जगह अल्फा बाय 2 और एक बार माइनस के साथ माइनस अल्फा बाय 2। सो ये हो जाएगा ई ऑफ द आर्क। आर्क का निकाल रहे हैं कहाँ पे, सेंटर पे, दैट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर। एक बार साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। और ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन अल्फा बाय 2 हो गया प्लस साइन अल्फा बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2। तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी के लेमडा बाय आर इंटू क्या 2 साइन अल्फा बाय 2। मैं इस 2 को आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी आई, आर्क की। बधाई हो, बस यही तो आपका था। अल्फा क्या था, दैट वाज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ठीक है। सो ये है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब इसको हम लोग कुछ अलग अलग केसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई ना, दो बातें ध्यान रखना। क्या, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और लेमडा दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाकर, क्या L इज इक्वल टू क्या R इंटू अल्फा। अल्फा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, ठीक है, समझे। सो याद रखना, ये जैसे ये है, इसने कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज Q क्या R इंटू अल्फा। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा जो एंगल लोगे ना, ये रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है, यानी पाई के टर्म्स में, ठीक है। जैसे अगर बोला होता कि ये अल्फ़ा जो है ये आपका 90 डिग्री है, तो आपको इसको अल्फ़ा यानी यहाँ पे 90 नहीं रखना, क्या रखना, पाई बाय 2 रखना। ध्यान रखना ये चीज़ है, तो गड़बड़ कर दो, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को अल्फ़ा के टर्म्स में लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग का भरोसा नहीं है। तो ये हो जाएगा आर्क इज इक्वल टू क्या 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लेमडा की वैल्यू क्या Q R इंटू अल्फ़ा, और क्या साइन, चल भाई, अल्फ़ा बाय 2। सो ये है आपका, ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला, ठीक है। सो अब जैसे कोई भी आर्क हो जाए भाई, अगर मेरे को बोला होता ये एक रिंग है, अरे यार ये एक चार्ज्ड रिंग है, इसका मेरे को हाफ रिंग लिया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 180 डिग्री। डिग्री में नहीं रखना है, किस में रखना है, रेडियंस में, यानी पाई। तो आपको रखना है वैल्यू यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा कितना ये हो जाएगा 2Q क्या, दैट इज टोटल चार्जेस पर, ठीक है, 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R अल्फ़ा की वैल्यू क्या पाई इंटू साइन पाई बाय, अब देखो पाई बाय 2, पाई अल्फ़ा की वैल्यू पाई, तो पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री कितना, अरे साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता। सो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। मैं इस 2 को चाहो तो इससे कैंसिल कर दूँ, वैसे नहीं करना क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁹, तो रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो मत कैंसिल करना, दैट इज़ 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू पाई, ठीक है। इसको चाहे तो पाई स्क्वायर कर लेना या नहीं करना। सो ये आ गया। अगर यही आपका अच्छा एक मिनट
दिमाग में आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर इस वाले की इधर होगी, इस वाले की इधर होगी, इस वाले की इधर होगी, ऐसे। अरे तो टोटल की कितनी होगी, तो आपको भी पता है यार सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक इधर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये और ये आएगा, इधर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये और ये आएगा, तो ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएंगे, जैसे वहाँ पर डेरिवेशन में कैंसिल हो गई थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, यहाँ। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आएगी। मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है। और अगर यही निगेटिव चार्ज होता, यानी यही अगर आपका क्या रिंग बन रहे, यही आपका निगेटिवली चार्ज होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पर इस तरफ आती। बाकी सब तो कैंसिल हो चुके होते हैं, बाकी सबके जो कंपोनेंट्स बनते हैं ये वाले और ये वाले वो कैंसिल हो जाते हैं, ये वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसी को, तो आपको अगर मैं कहूँ ये x है और ये y है, तो आपको पता है नीचे y एक्सिस के नीचे यूनिट वेक्टर कौन सा, माइनस जे कैप, तो यही आपका माइनस जे कैप। जेई और नीट में काम आ जाएगी ये चीज़, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक। सो ये है आपका इस तरीके से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकना, ठीक है। ध्यान रखना अल्फा किस में रखना आपको, रेडियंस में। चलो भाई बस अब थोड़ी सी चीज़ और बता दूं। हाँ, अब जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये रिंग है, क्या गंदी सी रिंग है बे, तो अभी कौन सी अच्छी बन गई, चलो यार ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, हाफ रिंग। क्या है, हाफ रिंग, ठीक। और थोड़ा ध्यान से देखना, इस पर है माइनस चार्ज इस पार्ट पर, और इधर है पॉजिटिव चार्ज। सॉरी ये कैसे हो सकता है, हो गया, ठीक, ऐसा है। आप देखो मैंने कहा कि इस पर टोटल चार्ज था Q, रिंग पर टोटल चार्ज है Q, ठीक है। सो रिंग पर टोटल चार्ज, अरे यार नहीं ऐसे मत लो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए। इस पर चार्ज है माइनस Q और इधर वाले पर चार्ज है प्लस Q, ठीक है। अब आप देखो पॉजिटिव वाले के रेडियस क्या है R, ठीक है, और एंगल कितना है 180 डिग्री, हाफ रिंग है तो 180 डिग्री है, ठीक है, पाई दैट इज पाई। अब पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रही होगी, पॉजिटिव वाले की इधर इधर जो भी रही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी पॉजिटिव वाले की। अगर मैं कहूँ 1/4 है, तो 1/4 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैंसिल ही नहीं होगा ना यार, समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ आएगी, ऐसे सेंटर पे। भाई पहले क्या था, यहाँ भी रिंग थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। तो जब भी 1/4 होगी ना, ध्यान रखना ये चीज़ का, 1/4 रिंग होगी तो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे, यानी अगर मैं कहूँ ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल सेंटर पे बनाना 1/4 रिंग का, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। सो ऐसे ही अगर निगेटिव चार्ज होगी 1/4 रिंग, ज़रूरी नहीं है कि ये ना एंगल 90 डिग्री हो, अगर ये 60 डिग्री होता ना, ये 60 डिग्री होता, यानी रिंग ने 60 डिग्री बनाया, तो बिल्कुल एकदम अच्छा नेगेटिव चार्ज है, तो आपको यहाँ पर बनाना है इलेक्ट्रिक, ये ऐसे कितने पर, मैंने कहा ये 60 डिग्री है, तो ये आपको 30 डिग्री पे बनाना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बात समझ लो, अब आते हैं उस पर। तो देखो मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज 1/4 है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैंने सेंटर लिया, यानी ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव वाले का, ठीक है। और निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच, यानी ये निगेटिव वाले का। अब एक बात बताओ, निगेटिव वाले का ये एंगल कितना रहा होगा 45, और पॉजिटिव वाले का ये एंगल कितना रहा होगा, मैंने कहा ना बिल्कुल बीचों बीच, तो 45, तो आप समझ गए दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। सो
ये है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कहाँ पर, सेंटर पे। यही है आज आपका सवाल। क्या कहा मैंने कि भाई इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई 90 डिग्री। अरे यार बस सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? तो कुछ ना कुछ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, इधर और इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल, इधर आएगी, तो वही बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ये है आज का आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। सो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए r है, बाहर वाले का रेडियस 2r है, ठीक है, इस पर चार्ज q है, इस पर चार्ज q है या माइनस q है। बोल दिया बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपको बस फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सो हर चीज़ मैंने बताई, इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन था उसमें आपको इससे ज़्यादा लेवल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपकी क्लास 12th में। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें आपकी मैग्नेटिज्म के अंदर भी डेरिवेशंस आएंगे। सो अभी से समझ लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी उस क्लास में उस चैप्टर में जाते जाते। यहाँ पे कुछ था, अरे कितना था, दैट इज साइन 90 डिग्री ना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।